अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में अदालत की मुआवनत के लिए 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर समाअत की, जिसे बराह रास्त नशर किया गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि जनवरी से सदारती रेफरेंस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी और समाअत शुरू होने पर कोई इल्तिवा नहीं दिया जाएगा। 12 साल पहले 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 186 के तहत भुट्टो की अदालती हुक्म से फांसी के फैसले पर एक रेफरेंस दायर किया था। इस केस की पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को, जबकि आखिरी 12 नवंबर 2012 को हुई थी। पहली 5 समाअतें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के बयान को बुनियाद बनाया गया, जिसमें एतराफ़ किया गया था कि भुट्टो के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच पर जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से दबाव था। ये भी कहा गया है कि भुट्टो के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत सेशन कोर्ट में होने के बजाय लाहौर हाई कोर्ट में करना गैर आईनी था। इस रेफरेंस में पूछे गए 5 सवालात ये थे: क्या भुट्टो के खिलाफ ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर अदालतों में क्या पेश किया जा सकता है? सजाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था? फैसला जानिबदाराना नहीं था? सजाए मौत कुरानी अहकामात के मुताबिक दुरुस्त है? फराहम करदा सबूत और शहादतें सजा सुनाने के लिए काफ़ी थी? भुट्टो फांसी केस को अब 44 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। इस दौरान इस बारे में बहुत कुछ लिखा और बोला जा चुका है। 1978 में जस्टिस मौलवी मुश्ताक की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने भुट्टो को सजाए मौत सुनाई। फैसले के खिलाफ भुट्टो अपील में सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां चीफ जस्टिस अनवारुल हक की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने मई 1979 को इस केस की समाअत का आगाज किया। केस में एक जज जस्टिस कैसर खान रिटायर हो गए और एक जज जस्टिस वहीदुद्दीन बीमार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 1979 को कसरत राय से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस करम इलाही चौहान और जस्टिस नसीम हसन शाह ने फैसले से इत्तफाक किया था, जबकि जस्टिस मोहम्मद हलीम, जस्टिस सफदर शाह और जस्टिस दुराब पटेल ने इख्तिलाफ किया। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त में फुल कोर्ट ने इत्तफाक राय के साथ मुस्तरद कर दी। भुट्टो को जिस तरह से सजाए मौत सुनाई गई, उस पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलमी माहिरीन कानून भी इस फैसले को मुतनाज़ा करार देते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट 44 साला तारीख को दुरुस्त कर पाएगी? पैनल की राय जानेंगे कि ये फैसला, इसके असरात और आज हम जहां खड़े हैं चीज़ें दुरुस्त सिमत आगे बढ़ रही हैं। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल: जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस, भुट्टो का मुकदमा फिर अदालत में, क्या 44 साल बाद तारीखी गलती को सुधारा जाएगा? इफ्तिखार साहब, सदारती रेफरेंस एक बार फिर से सुना जा रहा है। मामला 44 साल पुराना है। एक इंटरव्यू का भी आज तज़किरा रहा जो आपने ही कंडक्ट किया था। क्या ये तारीखी गलती सुधरेगी? देखिए, बात ये है ये पता नहीं सुधरती है या नहीं सुधरती, लेकिन इसकी नज़ीर मिलती है। अगर आप तुर्की में देखें तो अदनान मंदरीस को सज़ाए मौत हुई थी अपने 2 साथियों के साथ। एक उसका साथी अपना वज़ीर ख़ारजा था उस वक़्त मुल्क का, और एक फ़ाइनेंस मिनिस्टर था। तो उनको सज़ाए मौत दी गई थी 17 सितंबर 1961 को। फिर 29 साल गुजर जाने के बाद पार्लियामेंट ने इस सज़ा को गैर कानूनी करार दिया। उनकी इज़्ज़त बहाल हो गई। उनके नाम पर हवाई अड्डों के नाम रखे गए, मुख्तलिफ़ जगहों के नाम रखे गए, उनके बेटे को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो नज़ीर तो मिलती है हमें। अब देखने है कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे असल में मसला है 109 का, 109 का, जो आपका तीसरा या चौथा पॉइंट जो है वो उससे मुतल्लिक है। क्या अबैटमेंट में जो बतौर नज़ीर, अब किसी अबैटमेंट में लोगों को सज़ाए मौत हो रही है उसके बाद सिर्फ अबैटमेंट में, तो उसका जवाब है गालिबन नहीं हो रही। तो एक मुतालबा तो है कि इसको नज़ीर के तौर पे पेश क्यों नहीं किया जा रहा इस केस को, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बराह रास्त तो गोली नहीं चलाई। उस मसूद महमूद जो है वो कहता है कि मुझे ये कहा गया, वो कहता है मैंने अब्बास को कहा, अब्बास कहता है मुझे मसूद महमूद ने कहा और मैंने अपने लड़कों को कहा कि फ़लानी जगह पे गोली चला दो। तो उसने कहा, उसको कहा, उसके कहा के ऊपर ये सारा का सारा मुकदमा है। और जहाँ तक ये बात है कि इस ट्रायल में सबसे ज़्यादती ये है कि जो जस्टिस मुश्ताक हुसैन हैं
और जो अनवारुल हक है, ये भुट्टो के ख़िलाफ़ बायस रखते थे और इतना वाज़े बायस है कि वो सारी प्रोसीडिंग को अगर पढ़ा जाए, देखा जाए, और आपको यकीन आ जाएगा कि वो बायस नज़र आ रहा था। उस बायस के बावजूद उन्होंने हाई कोर्ट में ट्रायल किया और सुप्रीम कोर्ट में, और आज ये सवाल भी ज़ेर बहस आया है कि सेशन कोर्ट का जो चांस था उसको कैसे इन्होंने इस्तेमाल नहीं करने दिया। तो मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकली अगर गलतियाँ हुई हैं तो गलतियों का एतराफ़ करना कोई बुरी बात नहीं है, और हमें चाहिए कि हम इसको किसी न किसी तरफ फारिग करें। अगर हम गलतियों का एतराफ़ करना नहीं सीखेंगे तो फिर सारी उम्र ये बात जारी रहेगी, और अगर गलतियों का हम एतराफ़ कर लेते हैं तो ये बुरी बात नहीं। अगरचे एक जज की ऑब्जर्वेशन ये थी कि हम इसको नहीं सुन सकते, इस पर राय नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें रिव्यू पिटीशन भी दायर की गई थी और रिव्यू पिटीशन ने हतमी फैसला कर दिया। मेरा ख्याल है ये बहस नहीं कि रिव्यू पिटीशन में हतमी फैसला क्या हुआ, बहस ये है कि जिन बुनियादों पर यह सज़ा बनाई की गई और एग्जीक्यूट की गई वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिबेट अगर हो रही है और लीगल कोई इसमें रास्ता मिलता है तो उस रास्ते को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए अदालत ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि जो आपने बताया कि 9 आदमियों को मुकर्रर कर दिया, जिसमें क्रिमिनल लायर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लायर्स दोनों को शामिल किया। अगरचे न्याज़ नायक ने उन 3 अपना जो अफराद हैं उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उसी वक्त इजहार कर दिया। सो ये एक बड़ा अहम मुकदमा है, और देखें इसमें फ़ैसला क्या होता है कि अगर अदनान मंदरीस को पार्लियामेंट जो उसकी सज़ा को ख़त्म कर देती है तो देखते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। जब आप पार्लियामेंट कहते हैं तो क्या इस बात को भी पार्लियामेंट में लेटर आना चाहिए फिर? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरे ख्याल पार्लियामेंट में लाने का उन्होंने रास्ता नहीं चुना। जो रास्ता उन्होंने चुना वो एक सदारती जो अख्तियार है उसको इस्तेमाल किया आसिफ अली ज़रदारी ने। अब बेहतर वो फैसला कर सकता है कि वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आया, ये तो वो फैसला कर सकते हैं। मैं तो चूँकि आपने एक सवाल किया उसका जवाब है, चूँकि ये मेरे हवाले से ये बात हो रही है कि मैंने इंटरव्यू किया तो वो जो किया वही है, उसमें कोई ऐसी इफ़ एंड बट्स की बात नहीं है, उसमें ना कोई शक व शुबा नहीं है। उसको तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा रिकॉर्ड, बिल्कुल जाना चाहिए रिकॉर्ड, उनको सुनना चाहिए कि हमने क्या सवाल किया, उसका जवाब क्या था, और बड़ा क्लियर जवाब था उसका, और उसमें कोई दबाव तस्लीम किया गया, दबाव इस हद तक तस्लीम किया गया कि मेरी तवक्को से ज़्यादा तस्लीम किया गया। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, अभी इफ्तिखार साहब ने कहा गलतियों का इतराफ़ करना बुरी बात नहीं है। क्या 44 साल बाद हमारे इदारे माजी की गलतियों की तस्हीह के लिए तैयार हो चुके हैं? आयशा, इफ्तिखार ने सारा कुछ तो समराइज़ कर दिया है, कहने को कुछ नहीं रह गया, लेकिन एक ट्रेजिडी पे गौर करो आप कि अदनान मेंदरस को माफ़ी दिलवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो गया था। तुर्कों में और हम में यही फ़र्क है। आगे चलो, ये जो बात, ये सवाल आपका या इफ्तिखार का जवाब, ये ठीक है, ये सब महज़्ज़ब कौमों की अदाएँ और नखरे हैं जो अपने मकतूलों और मुर्दों से भी माफ़ियाँ मांग लेते हैं। गलतियाँ सुधारने वाला जौहर हमारे DNA में नहीं है और उसकी तारीख़ है। बोलूँगा तो बड़ी मिर्चें लगेंगी लोगों को। तो आज देखो, ये जौहर अगर हमारे DNA में होता तो आज 75 साल के बाद शर्मिंदगी, नदामत और खजालत के विक्ट्री स्टैंड पे ये मुल्क ना खड़ा होता। ठीक है, गलतियां सुधारना तो दूर की बात है, हम तो वो बदनसीब और वो अहमक लोग हैं जो गलतियां भी नहीं करते। ये तो होता है ना, आपसे गलती हो गई, मुझसे हो गई, किसी से हो गई, तो वो अगली बार कोई नई गलती करे नहीं, तो हमारे DNA में नहीं है, जो मर्जी कर लो। यही झक्के मारते मारते 75 साल, और इतने अनपढ़ हैं, कहते हैं कौमों की जिंदगी में 75 साल तो कुछ भी नहीं होते, होते ही पहले 40-50 साल हैं, उसके बाद कख नहीं रहता। हसन साहब, गलतियां भी नई नई जब आप कहते हैं तो फिर तो कभी भी आगाज तो हो सकता है दुरुस्त सिमत का, कभी भी सीखा तो जा सकता है। करके देख लो भाई, नहीं मैं रोक रहा हूं, करके देख लो, कख भी नहीं होना। मैंने DNA की बात की है, टेक इट सीरियसली, ये साइंटिफिक बात है, ये साइंटिफिक बात है, ये बात मर चुकी है मेजॉरिटी के अंदर। तो हम गलतियों की तस्वीर नहीं करेंगे, बैंक का एक खास हिस्सा, सुन लें, एक खास हिस्सा डील करता है इन चीजों से। वो अगर 2-3 जनरेशंस में इस्तेमाल ना हो, इट डाइज फॉरएवर। मैं प्योर साइंसेस की बात कर रहा हूं, पॉलिटिक्स नहीं झाड़ रहा मैं। सो इस केस का कोई हासिल वसूल नहीं है बकौल आपके?
तो इस नखरे का भी कोई हासिल वसूल देखिए, बात सुने, अगर 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 सुने, एक आदमी बेबे को मॉम कहने से मुहज्जब हो सकता है तो आप भी मुहज्जब हो जाएंगे। यह आसान काम है, बाकी कख नहीं निकलना इसमें से। चलो ठीक है शहजाद साहब, एक आज रिमार्क्स रहे जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से। उनका कहना था फैसला बुरा था मगर अच्छा था, जो भी था फैसला आ चुका है, हतमी फैसला बदला नहीं जा सकता, उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही नजर सानी हो सकती है, एक बार हो चुकी है। ये बड़े बड़े सवालात हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह इस पुराने फैसले पर उठा रहे हैं। क्या कानूनी मैरिट्स भी मुतासिर होंगे? आप समझते हैं इस पूरे मामले को देखते हुए कुछ निकलेगा इसमें से, या जो हसन साहब कह रहे हैं कि बेसूद है? देखिए, बुनियादी जो चीज़ है वो जो हमारे सामने है कि अगर 5-4 का स्प्लिट था और उसकी बुनियाद पे फांसी दी गई तो जाहिर है कि वो एक लीगल अंदाज में, लीगल तौर पे उसके हिसाब से गलत फैसला है। 5-4 की स्प्लिट पे आप किसी की जान नहीं लेते और फांसी की सज़ा नहीं देते। फिर दूसरी बात है, अबैटमेंट का सवाल आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस फैसले के ऊपर जिसे कहते हैं कि हैंग कर रही हैं, शेडो है उनका, एक बहुत बड़ा साया है इस चीज़ का कि इन चीज़ों के बावजूद ये किया गया। लेकिन आपका बुनियादी सवाल कि क्या सुधरेगा, सुधार पाएंगे गलतियों को? नहीं सुधार पाएंगे, नहीं सुधार पाएंगे। पिछले 10 साल में, मैं 25 साल, 40 साल, 50 साल की बात नहीं करता, पिछले 15-20 साल के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट या हमारे हायर कोर्ट्स का जो को रवैया देख लीजिए। यानी कोई मुझे बताइए कि ऐसा फैसला जो कि स्टैंड करता हो, कहा जाता हो कि ये फैसला जो है ये ठीक था, अगर उसका तल्लुक सियासत के साथ है तो उसको तब्दील कर दिया जाता है एक बड़े बेंच के साथ। एक बड़ा बेंच बनता है और वो पहले फैसले को कहता है कि ये तो है खराब, ये तो गलत लोग थे, इन्होंने गलत फैसला किया। तो जिस बेंच की, जिस सुप्रीम कोर्ट की, जिस हायर कोर्ट्स की जो रवैये हैं, जो उसका तरीकाकार है, वो ये है कि मोम की नाक है, इधर मोड़ लो उधर चली जाएगी, इधर मोड़ लो इधर चली जाएगी, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? जब इस किस्म के इंसाफ का निज़ाम हो, जिसकी पोजीशन कल परसों हम बात कर रहे थे आपके एक प्रोग्राम के अंदर, यानी आपके मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आता है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है, और उसके बाद दुनिया के ऊपर जो जुडिशल इंडेक्स है उसके ऊपर आप उसके इंसाफ के इंडेक्स पे देखते हैं तो कहाँ 140 है, शायद 180 में से। तो अगर ये बात है तो फिर मुझे बताइए कि उस इंसाफ के निजाम ने क्या सुधरना है? शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, चीफ जस्टिस साहब की अदालत में उनकी अदलिया खड़ी है। क्या आपको लगता है, मैं फिर वही बात कहूंगी जो हसन साहब से कहती थी, बेहतरी की तरफ और तस्लीम करने की तरफ कि हमसे गलती, कोई भी कदम पहला हो सकता है, क्या ये मामला काबिल समात भी निकलेगा या काबिल समात भी ना हो पाएगा? ये सदारती रेफरेंस काबिल समात तो हो जाएगा ना, लेकिन सिंबॉलिक वैल्यू है ना इसकी, सिंबॉलिक वैल्यू है। इसको कह रहा है कि सिंबॉलिकली हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, सिंबॉलिकली हम इसको रेक्टिफाई जिस हद तक कर सकते हैं कर लेना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो मनो मट्टी के नीचे चला गया ना, जिस तरीके से वो गया, जिस तरीके से उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, इस हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप का एक निज़ाम ख़त्म कर दिया गया, हमारा एक लीडर ख़त्म कर दिया गया। वो 53 साल उसकी उम्र थी। यानी कुछ ना कुछ तो देखने की बात है कि खुदारा आप एक जवान मौत ले लेते हो और फिर उसके बाद कहते हो कि हमसे गलती हो गई। ये क्या इंसाफ का निज़ाम है? तो मैं आज उस इंसाफ के निज़ाम को, रिगार्डलेस जितना मर्जी आप उसको सुर्खी पाउडर लगा के पाकिस्तान के सामने पेश करें, मैं उस इंसाफ के निज़ाम को कटारे में खड़ा करता हूं, उन जजों को कटारे में खड़ा करता हूं जो वहां बैठ के फैसले करते हैं। ये उनका कसूर है, सिर्फ एक नहीं, बेशुमार ऐसे फैसले। हमारे गुनाहगार भी बख्शे जाते हैं और हमारे बेगुनाह भी रगड़े जाते हैं। यह है पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान की बदकिस्मती इस निज़ाम के तहत। और ये मोम की नाक है सियासी तौर पर। शहजाद साहब, फिर हम तो इंसाफ की तवक्को करते हैं। जब कहा जाए कि इस फांसी के साथ मुल्क की जमहूरियत, सियासत, निज़ाम इंसाफ सब कुछ दफन कर दिया गया, जज खड़े क्यों नहीं फिर हो पाते हैं? खुद तस्लीम कर रहे हैं वो अपनी रिटायरमेंट के बाद कि हम बहुत दबाव में थे। सीख तो फिर भी नहीं है। छोड़ देते हैं, नहीं कर सकते, बोलते हैं नहीं हो सकता। ये कैसे ऑनलाइन ऑर्डर, जस्टिस ऑनलाइन का निज़ाम है? ये जैसे है जैसे फास्ट फूड कोई ऑर्डर कर रहा है घर से बैठ के। क्या निज़ाम है ये? खड़े हो जाए, बोले नहीं होता हमसे, हम नहीं, मैं रिजाइन करता हूं। करें 3, 4, 5 हो, करते रहें, रिजाइन करते रहें। लेट्स सी कहां पे जाके बात सेटल होती है। अब ये मैंने सिखाना है इनको? इनके अपने अंदर कुछ नहीं है, इनके अपनी स्टील नहीं है इनके अंदर। कहीं ना कहीं तो खड़े हो ना किसी चीज के आगे। फिर हमें कहते हैं कि अच्छा ये निजाम ऐसे क्यों नहीं चलता? इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपके अंदर काबिलियत नहीं है।
ठीक है। अब सार साहब, निज़ाम इंसाफ में स्टील की बात हो रही है। माजी की गलतियों के हवाले से क्या अदलिया को 44 साल पुराने केसेस का आज सहारा लेना चाहिए उस पूरे चीज़ से अजाले के लिए, या ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई मामला, ऐसे कोई मुतनाज़ केसेस की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाए? ये जो मामला पुराना है ना, उसको तो बिल्कुल लेना चाहिए। वो हम क्रॉमवेल की एग्ज़ाम्पल देते हैं बरतानिया में, जिसके बाद पार्लियामेंट्री जमहूरियत जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी कि उसको कब्र में से निकाल के उन्होंने फांसी दी, और आज भी उसका मुजस्समा गाड़ा हुआ है उन्होंने पार्लियामेंट के सामने याद दहानी के लिए, किसी भी एडवेंचरस पर्सन के लिए। तो ये बात तो मैं इसकी तो सपोर्ट करता हूँ कि अगर कोई गलती हुई है उसको करेक्ट करना चाहिए, और आपको कम से कम इकरार तो करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि उनसे गलती हुई है। अब ज़ाहिर है वापस तो नहीं आ सकता कोई शख्स जो चला गया है, लेकिन जो ज़ख्म लगे इस मुल्क को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जाने के बाद, और जिस तरह सारी अभी आपने जिक्र किया, मैं ये सोच रहा था कि आज इस शाराए दस्तूर पे सुप्रीम कोर्ट में एक साबिक सदर गया है एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की फांसी की सज़ा गलत जो है उसको दुरुस्त करवाने के लिए, और उसी शाराए दस्तूर पे हाई कोर्ट में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने ख़िलाफ़ बने हुए झूठे केसेस का फ़ैसला सुनने गया। क्या ये हमारा निज़ाम है? और थोड़ी दूर अडयाला जेल में साबिक एक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कई केसेस फेसेस कर रहा है। ये क्या है? मतलब आप ज़रा सिर्फ इसको सोचें, किसी और मुल्क का शहरी बन के लुक इनवर्ड, बाहर बैठे जाके और लुक इनवर्ड, पाकिस्तान के अंदर देखें कि एक मुल्क है, उसकी ये 3 वज़ीराए आज़म और सदर सदूर के साथ क्या हो रहा है, क्या निज़ाम है हमने बनाया हुआ, मजाक बनाया हुआ है, डंडा चलाते हैं हर तरफ, ना कोई उसूल है ना ज़ाब्ता है। और आपने जो बात पूछी है, सवाल पूछा है कि निज़ाम को बेहतर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये ना सिर्फ ये कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए, चाहे सिम्बॉलिकली हो, बहुत ज़रूरी होता है। बार बार जाते नहीं, परवेज़ मुशर्रफ गया था ढाका, तो वहाँ उनका कोई शहदा की जो यादगार है बांग्लादेश की, जो पाकिस्तान का हिस्सा थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जो लोग मारे गए, उन्होंने वहाँ शहदा की यादगार बनाई है। वहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ गए, तो क्यों गए? ये एक सिंबॉलिक होती है ना चीज़ के, ठीक है हम अपनी गलती मानते हैं और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। ये बड़ी कौम, बड़े दिल वाली कौम जो होती है वो ये करती है और करना चाहिए। अदारे भी बड़ा दिल वाले बने और करें और आगे चलें और निज़ाम को बेहतर करें। लेकिन अगर मकसद यही है कि खब्बी दिखा के सजी मारनी है, सजी दिखा के खब्बी मारनी है और मज़ीद इन रोड्स बनानी है, मज़ीद कब्ज़ा करना है चीज़ों पर, या पावर अपनी बढ़ानी है किसी एक ग्रुप ने, तो फिर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। फिर बस हम और 10, 15, 20 साल बाद कोई और केस इसी तरह लेके फिर रहे होंगे। ठीक है इफ्तिखार साहब, जितनी यहाँ गुफ्तगू हो रही है, इसको बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आयद, कि चलें हो तो रहा है, कहीं ना कहीं तस्लीम कर लिया जाए। इसकी आप पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऐसा तो नहीं होंगी। अहमद रज़ा कसूरी ने पॉइंट आउट किया आज अदालत में कि अगर कोई फ़ैसला जल्दी होता है तो उसका ये फ़ायदा उठाएगी पीपल्स पार्टी। उसने इस खदशे का इज़हार किया। मैं समझता हूँ ये बात नहीं है पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या, लेकिन जो बात हम तीनों दोस्तों ने की उसमें एक चीज़ कॉमन है, गलती का एहसास करना, ताकि आइंदा ये गलतियाँ ना दोहराई जाए। और ये गलती बहुत बड़ा ब्लंडर है। जिस तरह 53 साल, जिस तरह उम्र बताई अपना, 53 साल के पॉपुलर लीडर को आपने तख्ते पर लटका दिया। और ये बिल्कुल सही है कि अगर फ़ैसला एक जज की वजह से हुआ, मतलब जो था स्प्लिट जो था, तो सज़ाए मौत नहीं हो सकती थी, आप उसको उम्र कैद दे सकते थे। और आप डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को कहते हैं कि भी जाओ जाके उससे माफ़ीनामे पर दस्तखत करवा लो, और जब वो जवाब देता है तो उसके बाद आप फैसला करते हैं। ये मतलब मुनासिब नहीं है। अगर देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में जो ज़्यादती हुई है वो बड़ी विजिबल है। सही देखे ना आप, उसकी दुश्मनी थी, मैं मानने लेता हूँ। जो कुछ हुआ, जो ट्रायल पूरा चला, छपा हुआ किताबों में, उसका बयान भी छपा हुआ है, उस पर जो जिरा हुई वो भी छपी हुई है, जिरा में जो सवाल फ्रेम किए गए वो भी छपे हुए हैं। अगर हम सबको देख लें तो बददियानती, हर फिक्रे पे बददियानती वाज़े होती है कि ये बददियानत फैसला, और ख़ास तौर पे जब अगर फैसला इतना क्लोज था सज़ाए मौत का कि एक वोट, और अगर अपना इफ़ आई रिमेंबर द नेम,
वो जो जज साहब बीमार हुए थे उनको शामिल नहीं किया गया दोबारा। हालांकि वो बीमारी के बाद उन्होंने कहा भी था कि मैं शामिल होता हूँ। तो आज तारीख कुछ और होती है, आज वाकई पाकिस्तान की सियासत कहीं और होती है। अब सर साहब प्लीज कहिए। वो डीएनए से आगे निकलना चाहिए, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। वो एक मैं डीएनए पे एक क्लिप देख रहा था थोड़े दिन पहले, और उसमें उन्होंने साबित किया था कि दुनिया के जितने लोग हैं ना, सब आपस में कजन्स हैं डीएनए की बुनियाद पे, कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रिश्ता जुड़ा हुआ है सबका। ये भी रिसर्च ही हुई है। अच्छा, मैं बात ये करना चाह रहा था कि हम मीडिया पे बात करते हैं, मैं मीडिया पे बहुत क्रिटिसिज्म करता हूँ और क्रिटिसाइज भी करता हूँ। मीडिया का काम है सच सामने लाना। सच में कितनी ताकत होती है, जो हम कहते रहते हैं ट्रुथ कमीशन बने, उससे क्या होगा। देखिए, मैं आज जब वो कार्रवाई देख रहा था ना सुप्रीम कोर्ट की, तो मैं यकीन करें, मैं ऑन एयर मैं अपने सीनियर इफ्तिखार अहमद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इंटरव्यू किया जस्टिस नसीम हसन शाह का, उस वक्त आज से कितने साल, मुझे साल मेरा ख्याल 15-16 साल से शायद पुरानी बात, 20 साल पहले, इफ्तिखार साहब सही बता सकें, 20 साल पहले इन्होंने एक सच निकलवाया एक बंदे के मुंह से, और आज उस सच की बुनियाद पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में वो रेफरेंस लिखवाया कि इफ्तिखार अहमद को जो इंटरव्यू दिया जस्टिस नसीम हसन शाह में, उसमें उन्होंने दबाव का इकरार किया। ये था मीडिया का काम, मीडिया को ये सच निकलवाना चाहिए था, सच सामने लाना चाहिए था। लेकिन हम बदकिस्मती से वो जर्नलिज्म तो ख़त्म हो गई, अब तो हम प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म में हैं। तो ये सच जो है ना, सच पे बड़ी ताकत है, इसलिए ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, सबको खड़े होकर अपनी गलतियां माननी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकें। दुरुस्त हो गया। मगर जैसा आप देख ले कितने अरसे बाद जितने सच जो है, सच जो होता है ना, वो कब्र में से भी बाहर निकल आता है। आज ये बात साबित हो गई, सच कब्र में से बाहर निकल आता है। और सच इतना कड़वा है, आज भी तस्लीम करने में बड़ी दिक्कत है, उससे सीखने में दिक्कत है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और फैसले से मुतालिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है। 6 साल पहले किया गया इंतजाम, बंदोबस्त या गलतियां क्या है क्या नहीं है, पैनल से जानेंगे। उसको आज घुमा दिया गया है। इस ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया है। 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी थी। नवाज शरीफ ने 23 अक्टूबर को सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने दिसंबर 2018 में अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। तहम 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल तमाम जायदादें जब्त करने और जुर्माना आयद करने का फैसला सुनाया था। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ ने 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी और बाद अज़ां अदालत आलिया ने अल अजीजिया रेफरेंस में मशरूत तौर पर जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ के खिलाफ अब ऐसा कोई केस नहीं रहा जिसमें उनको सजा सुनाई गई हो या फिर वो मुजरिम करार पाए हों। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि ताहयात नाअहली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों ही एक साथ नहीं चल सकते। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों है? इस मामले की समाअत जनवरी 2024 में होगी। इसका ताल्लुक भी बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर नवाज शरीफ और कई सियासतदानों की अहलियत के साथ मुंसलिक है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का 2018 का ताहयात नाअहली का फैसला है तो दूसरी तरफ इसी साल जून में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मामला। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल है, नवाज शरीफ एवनफील्ड के बाद अल अजीजिया केस में भी बरी, ताहयात नाअहली केस सुप्रीम कोर्ट में, पनामा लीक्स के बाद बनाया गया बंदोबस्त क्या मुकम्मल तौर पर लपेटा जा रहा है? हसन निसार साहब। कमाल की बात है। वैसे अभी आप भुट्टो के केस का जिक्र कर रहे थे तो अभी आप बाइज्जत बरी होने की बात कर रहे हो, तो मैं सोचता हूँ कि सुकरात से लेकर भुट्टो तक तो कोई बाइज्जत बरी नहीं हुआ। इसका ताल्लुक शायद अवाम के दिलों से होता है। खैर देखो, ये फिर वही बात, मेरा तो वही पुराना है। और ये जो भी हमारे दोस्त बात कर रहे थे डीएनए का,
एक ही दरख्त की जड़ें कातिल होती हैं, उसके फाली या फूल वो अक्सीर का दर्जा रखते हैं। तो सेपियंस की तारीख है, इंसान तो इंसान है ही, उसकी आगे किस्में होती हैं। अच्छा, यहाँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आधा मुल्क, सवाल है आपका क्या मुकम्मल तौर पे लपेटा जा रहा है? सुभान अल्लाह, यहाँ आधा मुल्क और पूरा आइन कई बार लपेटा जा चुका है। और आप उर्दू वाला बरी कह रही हैं कि बरी हो गए, तो मुझे अंग्रेजी वाला बरी याद आ रहा है। शेर सुने, बाकी छोड़ें। लोहे मदार देख के जी दंग रह गया, हर एक सर के साथ फकत संग रह गया। जाओल हक की कब्र वीरान है, भुट्टो की कब्र पे रौनकें। यही होता है, मरना सब ने। हसन साहब, सियासतदान मुतनाज़े, एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर उंगलियां, अदलिया अपने फैसले देती है, कुछ अरसे बाद गलत करार देती है। क्या अपने इदारे को मजीद से मजीद मुतनाज़े बना के अवाम का इत्मीनान बिल्कुल ख़त्म कर रही है? आपने अपना मुल्क मुतनाज़े बनाया हुआ है। क्या बात और अब से नहीं, कोई नहीं सुने, ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रेटेजिक डेप्थ का। ये नवाज शरीफ की तरह इश्तिहार मैंने छापे थे। तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया। ले काबुल। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो थियरी इस जमाने में इतनी अहमकाना है, बंदा चित्तर मारे या हजारों मील दूर बैठ के बंदा तबाही मचा सकता है। वहां स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या करनी है आपने भाई? ये मैंने की है। सही। कि नताइज हैं भाई जो हम लोग भुगतते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाइन शाइन लेके फिरते रहो, फैसला बाइज्जत पता नहीं कौन दुरुस्त हो गया। अफसार साहब, नताइज हैं जो अवामी भुगतते हैं। भुट्टो केस के किरदार तो दुनिया में नहीं रहे, मगर पनामा केस से मुंसलिक किरदार आज भी हयात हैं। क्या उनका एहतसाब उनकी जिंदगियों में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मुनाफकत कूट कूट के भरी हुई है। हम मुनाफकत करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेंगे। जब तक मुनाफकत नहीं छोड़ेंगे, जब तक झूठे को, मक्कार को उसके मुंह पे नहीं कहेंगे कि तू झूठा और मक्कार है, तूने इस मुल्क को तबाह किया, चाहे तू जितना भी ताकतवर है, तो उसको कटहरे में नहीं लाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। छोटे छोटे कटहरे में कौन लाएगा? हम बात कर रहे हैं, बार बार बात करते हैं, जहां खराबियां उन पे उंगली उठाते हैं, कटहरे में कौन लाएगा? सच बोलूं या बात को घुमाऊं? और आपकी मर्जी है, आपके पास इस वक्त फोरम है, आपका जो दिल करता है करें। देखें, जो चले मेरा जो दिल करता है वो सच वो ये है कि फ़ौज के जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, उसको सिर्फ फ़ौज के लोग, फ़ौज ही उनका एहतसाब कर सकती है। जुडिशरी के मतलब आप ये कहते हैं पार्लियामेंट इतनी कमजोर है कि चंद लोग जो मुख्तलिफ इदारों में किसी का एहतसाब हमारी पार्लियामेंट नहीं कर सकती, अवामी नुमाइंदों के नुमाइंदे नहीं कर सकते? देखिए, नहीं, अर्ज सुन लें, कानून ऐसा है जो इन दोनों सरकारी नौकरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, आइन में लिखा हुआ है। क्या करें? और कानून बदल के दिखाएं आप मुझे। अभी 18वीं तरमीम की थी, सब ने मिलकर, तमाम सियासी जमातों ने, और रोजाना 18वीं तरमीम को गालियां पड़ती हैं। पार्लियामेंट क्या टैंक लेके घुस जाए सुप्रीम कोर्ट में? क्या करे पार्लियामेंट? चलें जी, पार्लियामेंट तो ये कुछ नहीं कर सकती। मैंने अक्स कर लिया, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती है, गैर मौसर इदारा है। उनकी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब से पूछेंगे कि जो हो रहा है क्या आगे भी जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद चौधरी साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज के फैसले को लेकर। आज अदालतें ये कह रही हैं 2017-18 के फैसले दुरुस्त नहीं थे। क्या 2028 में ये तो नहीं बताया जाएगा 2023 के फैसले भी गलत थे? एक तो आज मुझे लगता है आप हमसे कम से कम मुझसे तौहीन अदालत जरूर करवाएंगे, अल्लाह रहम करे। और मैं बहुत ही खौफजदा हूँ, मेरे तो पर जलते हैं। मैं पहले पता नहीं क्या क्या बोल गया अपने आपके पहले सवाल के जवाब में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। हमारी अदलिया बहुत मोहतरम है और हमारी अदलिया बहुत ज़बरदस्त मेरे ख्याल में काम भी करती है, और मैं बिल्कुल किसी किस्म की कोई उसके अंदर तौहीन उसकी नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर जी बिल्कुल, मैं बहुत वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पता नहीं मैं किस तरह से किस माहौल में ये बातें कर गया, और बिल्कुल उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरा हरगिज़ कोई ऐसा मकसद नहीं था। दूसरी बात यह है कि ये 70 साल की उम्र या उससे अब ज़्यादा हो गए हम लोग, मैं भी और हसन निसार साहब भी, और वाकई में हमें निसार साहब ने एक बार जो कहा था ना कि 70 साल वालों को निकालो यहाँ से, तो वो बिल्कुल सही मुझे लगता है। अब ऐसे सवालात के साथ जब हम डील करते हैं तो मुझे वाकई में निकाल देना चाहिए।
क्योंकि यकीन माने कि मुझे पता नहीं कितना पानी पीना पड़ गया वो पहले सवाल के जवाब देते हुए। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, मैं इतना जरूर कहूंगी, आज हम जहां खड़े हैं जितनी भी बात को रोक लिया जाए या ढांप लिया जाए, जिस माहौल जिस जगह आ गए हैं, अब कुछ छुपता नहीं है, जहां इतनी बड़ी आबादी नौजवानों की है जो हर बात पे सवाल करते हैं, जिनके अपने परसेप्शंस मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर इन मामलात और इश्यूज पर बात करना और एड्रेस करना जरूरी है ताकि स्टीम भी निकले इन चीजों को लेकर। बिल्कुल सही बात है। स्टीम आप 70 साल वालों के अंदर बहुत कम रह जाती है कि उनकी भी स्टीम निकालनी पड़ जाती है। असल में मैं आपको बताऊं, जुल्फिकार अली भुट्टो का जिस दिन फांसी दी गई और जिस दिन खबर आई, रेडियो पे खबर आई थी, ये 2 लाइनों वाली खबर थी। तो मैं ऑलरेडी यूनिफॉर्म में, मैं इंस्ट्रक्टर था रिसालपुर में, और हम में से चंद लोग अपने अपने कोनों में जाके उन्होंने 1-2 आंसू भी बहाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज्यादतियाँ, ये जो जुल्म होते हैं ना, ये जो हमारे निज़ाम के अंदर, जो अब निज़ाम के अंदर सरायत कर चुके हैं, चाहे वहाँ से शुरू हुए, चाहे उसके साथ साथ हमारे साथ चलते जा रहे हैं, ये हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के रंग, जिसे रंग कहते हैं, रंग दिखाते जा रहे हैं। अब हमारी उम्र के अंदर पाकिस्तान को जो शक्ल सूरत बन चुकी है और जो बनने जा रही है, इन मामलात की वजह से वो देखी नहीं जाती। यकीन मान ले इस चीज़ को। परेशान कुन हद तक, कम से कम मैं अपनी ज़ात की बात कर सकता हूँ, परेशान कुन हद तक मैं इसके ऊपर परेशान हो जाता हूँ इन चीज़ों को देख के। तो अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि ये तो बंदोबस्त, भाई अगर एक बंदोबस्त ख़त्म हुआ है तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरा शुरू हो जाएगा, तीसरा शुरू। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछना चाहती हैं कि क्या इन बंदोबस्तों को बंद हो जाना चाहिए, हाँ, मुकम्मल तौर पे बंद हो जाना चाहिए। हम पाकिस्तान को उस तरीके से चलाएं जिस तरीके से आम रियासतें, आप हुकूमतें, आम लोग, आम मुल्क चला करते हैं, ताकि हम कोई अपना रास्ता बना पाएँ। शायद हम ही गलत थे, इस वजह से हम यहाँ पहुँचे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं। मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर और कुछ नहीं। जी बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार साहब, वही सवाल आपकी तरफ, क्या आज अदालतें जो कह रही हैं 17-18 के फैसले गलत थे, आज से कुछ साल बाद 2028 में ये तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आज भी एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में है, कि 2023 के फैसले गलत थे? मतलब उस वज़ीर आज़म का मुकदमा कानूनी तौर पे चलना चाहिए, असूली तौर पे चलना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, और प्रोसिक्यूशन को साबित करना चाहिए जिन जुराइम का उसने इर्तिकाब किया। अगर प्रोसिक्यूशन साबित कर सकती तो केस चलाए, वरना केस ना चलाए। आइए अब इधर, आप बार बार एक सवाल करती हो पार्लियामेंट के बारे में, ये मैंने मुसलसल कई महीनों से नोट कर रहा हूँ। पार्लियामेंट जब ताकत पकड़ती है तो उस पार्लियामेंट को नहीं रहने दिया जाता। पाकिस्तान की तारीख़ इन वाक़यात से भरी पड़ी है। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है तो उस वक़्त फ़ैसला कर लिया जाता है, जो बंदोबस्त का निज़ाम चलाने वाले हैं वो ये फ़ैसला कर लेते हैं कि इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से 2 पॉलिटिकल फोर्सेज अगर इकट्ठी हो गई तो उनका क्या बनेगा। तो तब से वो एक ऐसे आदमी को परवान चढ़ाना शुरू कर देते हैं जिसका नतीजा आपके सामने है। आप अदालतों की बात कर रहे हैं, क्या कभी अदालतों के फ़ैसलों में ऐसे जजेस बनाए गए जो बैठ के देखें कि जो तैयारी की जा रही है मुकदमे की वो सही है नहीं, और उसमें एजेंसियों के आदमियों को भी बिठाया गया तो उनको अफसोस नहीं हुआ उन जजेस को, वो क्या कर रहे हैं, किस कानून के तहत कर रहे हैं। और फिर मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि हम उनको सपोर्ट क्यों करते हैं। मुझे इस बात का दुख है, मैं तो सपोर्ट नहीं करता ऐसे किसी भी जजमेंट को, क्योंकि बात है कि अगर हमने इस मुल्क को चलाना है तो हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि इख्तियारात आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास होने चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा था मेरा दोस्त कि आपका जो सवाल है उसमें एक प्रॉब्लम है। आइन के अंदर जो इनको प्रोटेक्शन दी गई है, इस प्रोटेक्शन को ख़त्म करने के लिए 2/3 चाहिए, और वो 2/3 अब आने का इम्कान नहीं है। और ये उस बात को वो समझ गए हैं और समझते हैं। और ये अभी जो फैसला वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो तो 8वीं तरमीम को बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब 8वीं तरमीम का मसला क्या था कि उसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों ने इत्तफाक किया कि आइन के 102 आर्टिकल में जो चेंज करनी है, लफ्ज़ों की था कि उनका कॉन्सेप्ट चेंज करना है, उस पर वो इकट्ठे हो गए। लेकिन वहाँ भी उनके सामने रुकावट थी। मेरी खुद बात हुई, हमने जब पूछा कि आपने ज़िया-उल-हक के वो कवानीन जो मौजूद हैं उन पे क्यों नहीं बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान खुद भी ज़िया-उल-हक के बनाए हुए कवानीन को ख़त्म करने के हवाले से इख्तिलाफ राय पाया जाता था, इसलिए हम उन कवानीन की तरफ नहीं गए। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये कोई तीर और तलवार लेके नहीं आते ये जो MP और MNAs होते हैं, ये एक आम किस्म के इंसान होते हैं और गुनाहगार किस्म के इंसान होते हैं। और बकौल आपके ये तो थानेदार के ताबे होते हैं। तो थानेदार के ताबे जिनको आप बोलते रहें, साल हाँ साल बोलते रहें, उनसे ये आप तवक्को करते हैं कि वो बंदोबस्त का निज़ाम करने वालों के साथ जा टकराएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और ना ही मैं इस टकराव का हामी हूँ, ना ही मैं इस टकराव का हामी हूँ। मैं आइन की बालादस्ती
पार्लियामेंट की बालादस्ती, वोटर की बालादस्ती और जमहूरी अमल की बालादस्ती करना चाहता हूं, ताकि ये ऐसा ना हो कि जब सवाल किया जाए तो पता लगे कि प्रोसिक्यूशन तो केस पेश ही नहीं कर सकती। प्रोसिक्यूशन आखिरी फिक्रा, प्रोसिक्यूशन ने कहा हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जाओ न्याय में केस ले जाओ। दुरुस्त हो गया जी। चारों मेहमानों का शुक्र इस जगह पहुंची कि मुल्क को यकीनन आगे चलना और आगे बढ़ना है तो हुकूमत और रियासत को उसी तरीके से चलना चाहिए जिस तरीके से आईने पाकिस्तान में लिखा, और बंदोबस्त बनाने या करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।